हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अब स्टडी करना है डिफरेंस बिटवीन रूट ऑफ डाइक्वाट एंड मोनोक्वाट। ठीक है, तो डिफरेंस के नाम पर हम कुछ खास ही यहाँ डिफरेंस समझ पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी आप एनसीईआरटी में स्टडी करेंगे तो यहाँ कहा गया है कि इनमें डिफरेंस कम है, सिमिलरिटी ज़्यादा है ना। तो सिमिलरिटी कैसे? ये एक डाइक्वाट की रूट है ना, और ये मोनोक्वाट की रूट है ना। अपन देख रहे हैं कि इनमें सिंगल सेल्ड रूट हेयर है, उसमें भी सिंगल सेल्ड रूट हेयर है। रूट हेयर मल्टीसेलुलर नहीं हो सकता है। इसमें भी एपिडर्मिस है, कायदे से इसे एपिब्लेमा का नाम दिया जाता है, और ये भी एपिब्लेमा है। ठीक है, इसके बाद में कॉर्टेक्स कह सकते हो अनडिफरेंशिएट है। कैसी है? अनडिफरेंशिएट। ये मींस इसमें आपको हाइपोडर्मिस और मिडिल कॉर्टेक्स जैसा कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा, सब कुछ एक टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ। अब जो आप खास तौर से ब्लैक कलर की ये लाइन देख रहे हो, जो कि सिंगल सेल थिक है, ये पैरेन्काइमा से बनी है। इसमें कैस्पेरिन पट्टी प्रेजेंस है। याद करो, डाइकॉट के स्टेम में इस जगह कैस्पेरिन पट्टी नहीं थी, स्टार्च की शीट थी। मींस स्टार्च के ग्रेन्यूल से बनी हुई एक लेयर थी। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ पॉइंट पर कैस्पेरिन पट्टी डिपॉजिट नहीं है, बाकी आप देखेंगे तो कंप्लीट सरफेस पर कैस्पेरिन पट्टी है। ठीक है, तो होता ये है कि ये कैस्पेरिन पट्टी वाटर और मिनरल्स के लिए इम्परमेबल है। इसीलिए जो मार्ग कोशिका होती हैं या पैसेज सेल होती हैं, उन्हीं से होते हुए ये पैसेज सेल, उन्हीं से होते हुए वाटर मिनरल्स अंदर की तरफ ट्रांसफर होते हैं। याद करो, मिनरल एब्जॉर्प्शन में फिजियोलॉजी वाले से भी ये बात कही गई है कि प्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन protein of membrane in passage cell act as a checkpoint. Here, endodermis determine type and quantity of minerals which are absorbed by the plant. प्लांट क्या एब्जॉर्ब करना चाहता है और किस टाइप के मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना चाहता है, वो ये पैसेज सेल की जो मेम्ब्रेन पर प्रोटीन होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज कंट्रोल पॉइंट कह सकते हो, चेक पॉइंट कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, कैस्पेरिन पट्टी है, ये याद रखना, इस सोबेरिन की बनी हुई है। कैस्पेरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, इसके बाद बेस में नीचे की तरफ देख रहे हैं पेरिसाइकिल है, इसको मैंने मेंशन आपके लिए अभी नहीं किया है। तो दिस इज व्हाट? दिस इज पेरिसाइकिल। क्या है ये एक पेरिसाइकिल संरचना है, पेरिसाइकिल। और ये पेरिसाइकिल हमेशा बनी होती है पैरेन्काइमा। किससे? पैरेन्काइमा। एनसीईआरटी ने डाइकॉट के केस में कपल ऑफ लेयर्स की बात करी है। कपल ऑफ लेयर्स से मतलब है कि यहाँ एक से ज्यादा लेयर हो सकती है। नॉर्मली तो ये कहा जाता है कि इसमें एक ही लेयर पाई जाती है। ठीक है, अब बात ये है कि पेरिसाइकिल यहाँ पर पेरिकैम्बियम लेयर की तरह वर्क करती है। ये हम जब सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी करेंगे तब आप समझ पाओगे। इसके अंदर यहीं से समझ लेते हैं कि इसमें ये जो आप फ्लोएम देख रहे हो ना, ये और ये जाइलम, इसके बीच में एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। इस टिश्यू को क्या कहते हैं बताइए? इस टिश्यू को हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंस बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। ये और प्रोटोजाइलम के ऊपर का पेरिसाइकिल का ये भाग, यहाँ इस जगह का पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट है ना, यहाँ किसका निर्माण करेगा? यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करेगा। तो ये पार्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ कंजक्टिव होगा, वहाँ ये बन जाएगा। तो इस तरीके से लहरदार जाइलम और फ्लोएम के मध्य एक वैस्कुलर कैम्बियम बनेगी जब ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। अभी नहीं, जब ये सेकेंडरी ग्रोथ को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि
इसमें एंडोडर्मिस है बाकायदा, इसमें पेरिसाइकल है, इसमें आपके एक्सार्क वैस्कुलर बंडल है, रेडियल वैस्कुलर बंडल है, 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल। यहां पर याद करो मैंने मोर देन 6 का कंसेप्ट दिया है, एनसीईआरटी ने मोर देन 6 है तो मैंने 7 वैस्कुलर रेडियल वैस्कुलर बंडल की बात करी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप भी मोर देन 6 ही बनाओ, 6 से ज्यादा ही बनाओ, है ना, उससे कम नहीं। उनके बीच बीच में जाइलम है। लोकेशन पोजीशन टिश्यू की वैसे ही है, इसमें भी एंडोडर्मिस है, पैसेज सेल आपको नजर आएंगे क्योंकि मोनोकॉट भी वाटर को एब्जॉर्ब तो करते ही है, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही एपिडर्मिस है, वैसे ही अनडिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स प्रेजेंस है। अच्छा, पित्त की बात की जाए तो पित्त डाइकॉट की जो रूट है उसमें कम डेवलप है, जबकि मोनोकॉट की रूट में पित्त की डेवलपमेंट ज्यादा बताई जाती है, ठीक है। तो ये चीज है ना। और उसके बाद में इसी जगह हम सेकेंडरी ग्रोथ को भी समझ सकते हैं, क्योंकि डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी में समझ सकते हो कि आखिर याद करो डाइकॉट के केस में रूट में हम पेरिकैम्बियम को पेरिसाइकल को पेरिकैम्बियम लेयर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो प्रोटोजाइलम के ऊपर का जो भाग है, कुछ भाग, पूरा नहीं, कुछ भाग, वो वैस्कुलर कैम्बियम में कन्वर्ट होता है और कंजक्टिव टिश्यू के साथ मिलकर एक लहरदार वैस्कुलर कैम्बियम बनाता है, जो कि टोटली सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है, क्योंकि यहाँ पहले से कोई प्राइमरी मेरिस्टेम मौजूद नहीं है, इसलिए ये टोटली सेकेंडरी मेरिस्टेम है। और ये फिर बाद में क्या होता है कि ये इट डिवाइडेड बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड प्रोड्यूस secondary phloem towards the outer surface and secondary xylem towards the lower surface. It is more active towards the inner side and produce maximum amount of secondary xylem. It is about 10 times more as compared to secondary phloem. ये जो अंदर की साइड में टिश्यू बनता है, जो कि यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम को रिप्रेजेंट करता है, ये फ्लोएम के रेस्पेक्ट में 10 गुना ज्यादा इनर साइड पर जनरेट होता है। तो ये एनसीईआरटी ने बात करी है, तो हमने आपको यहाँ पर डिस्कशन कर दिया है। ये एक्सार्क है, याद रहे, जहां एक्सार्क वैस्कुलर बंडल की प्रोटोजाइलम होती है उसी के आगे पैसेज सेल होती है, क्योंकि वाटर की एंट्री यहीं से होना है, इस तरीके से, है ना। यहाँ से होगी तो इसके सामने पैसेज सेल है, इसके सामने पैसेज सेल है, तो ये चीज है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। बाकी के लिए आप लोग एनसीईआरटी को भी रीड करते जाएं। डायग्राम की बात है तो मैंने आपको यहां से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखें तो इसमें इसके बाद में आती हैं लीव्स। क्या आती हैं? तो लीव्स के डायग्राम एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे बना रखे हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप एज इट इज एनसीईआरटी के डायग्राम ही बना लो, ठीक है। और अगली बात यह है कि वहाँ पर जो बेसिक डिफरेंसेस हैं मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप एनसीईआरटी को ठीक से देख लें, ठीक है। तो जो मोनोकोट लीव्स होती हैं, आप पहले तो चाहे तो इसके डायग्राम बना सकते हैं, आप अच्छे से इसके डायग्राम बना लें, ठीक है, ऐसे। अब जो अगली बात है वो है मोनोकोट एंड डाइकोट। लीव्स के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो लीव के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस सपोज मान लो, ठीक है। डाइकोट की जो रूट्स होती हैं, वो लीव्स होती हैं, उनमें लोअर सरफेस पर मैक्सिमम स्टोमेटा प्रेजेंस होते हैं, लाइक दिस, ठीक है, दे आर स्टोमेटा। ऊपर की सरफेस पर कंपैरेटिवली कम होते हैं, ठीक है। अब इन पर एपिडर्मिस हो सकती है, इस पर आपको एपिडर्मिस नजर आएगी। मैं चाहता हूं कि ये डायग्राम आप एनसीईआरटी के बनाएं, ठीक है। इस पर क्यूटिकल हो सकती है, ज्यादातर क्यूटिकल होती है, क्योंकि आपको याद हो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन की बात होती है। अब इसके बाद में इसमें यहाँ पर बंडल सीथ होगी और ये वैस्कुलर बंडल है, ठीक है,
इस तरीके से। अब इसमें प्रेजेंस होगा आपके लिए ये सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम एंड नीचे की तरफ फ्लोएम होगा। यहाँ पर एक खास चीज होती है जो हम तुमको दिखाना चाहेंगे, वो है पेलिसेड। अगर डाइकॉट लीफ की बात कर रहे हो, ये कौन है? हम डाइकॉट लीफ आपको यहीं पर बताना चाह रहे हैं, जिससे कि आप दोनों को एक साथ समझ लें। कुछ खास बात, ये खम्भ मृदूतक हैं या पेलिसेड हैं, ये इस तरीके के, ठीक है। और बाकी के इस तरीके के स्पॉन्जी पैरेन्काइमा यहाँ पर प्रेजेंस होंगे, लाइक दिस, है ना। यहाँ पर एक बेसल टिश्यू भी होता है जो सिंपली पैरेन्काइमा का बना है, ये एनसीईआरटी डायग्राम में दिखा रही है। ऐसे इसमें स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंस ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये पेलिसेड है और इनमें भी क्लोरोप्लास्ट हैं और आपके स्पॉन्जी, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं क्लोरेन्काइमा है। क्या है? क्लोरेन्काइमा, ठीक है। इसे हम कहेंगे मीजोफिल टिश्यू। क्या है ये? तो ये हो गए, ये है आपके लिए पेलिसेड। क्या? तो देखें, ऑब्वियसली इसे आपको याद रखना है, पेलिसेड है, ये पेलिसेड टिश्यू है और पेलिसेड के नीचे जो है ये स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी टिश्यू है, ठीक है। अच्छा, दोनों को मिलाकर कहते हैं मीजोफिल, मीजोफिल टिश्यू, ठीक है, मीजोफिल टिश्यू। ये से तो आपका ये कौन था? ये था प्राइमरी जाइलम और ये है आपके लिए पित्त। तो इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको पड़ी रहेगी, है ना। अब ये है वैस्कुलर बंडल। क्या है? वैस्कुलर बंडल। ये कौन है? बंडल शीथ। क्या है? बंडल शीथ, ठीक है, जो यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं। और ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा, लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा की संख्या एज कंपेयर ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात अगर हो जाए मोनोकॉट लीव्स की, किसकी? मोनोकॉट लीफ। तो मोनोकॉट लीफ में ये बात कही जाती है कि इसमें यहाँ पर कुछ बुली फॉर्म सेल्स आपको नजर आएंगे, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे बुली फॉर्म। इसमें दोनों सरफेस पर लगभग सेम अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंस होंगे, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपका वही है, इसमें भी वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंस होगा, वो ये। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है, इस पर भी आपको क्यूटिकल नजर आएगी, ऐसे। यहाँ पर जो मीजोफिल हैं वो लगभग सेम फॉर्म में होंगी, अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में ये नहीं होती हैं। तो कुछ एनसीईआरटी ने इस तरीके के मीजोफिल आपको दिखा रखे, ठीक है, ऐसे। अब ये इस तरीके के, यहाँ पर आपको अपर और लोअर सरफेस पर स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू नजर आएगा। ध्यान से देखोगे एनसीईआरटी में तो ऐसे, लाइक दिस, ऐसे, ये। तो इसमें भी ये स्पॉन्जी है, अनडिफरेंशिएटेड मीजोफिल पाए जाते हैं इसमें, है ना। ये इसमें पैरेलल वेनेशन होता है, तो ये चीज हो गई, है ना। तो इसका जो मीजोफिल है अविभेदित है, अनडिफरेंशिएटेड। मीजोफिल टिश्यू कैसा है? मीजोफिल टिश्यू अविभेदित, अनडिफरेंशिएटेड,
अनडिफरेंशिएट, अविभेदित रूप में ये प्रेजेंस होता है। क्लियर, ये चीज हो जाती है ये। तो ये इसमें लीफ भी है और इसमें आपका कहीं ना कहीं रूट भी है। ओके, तो ये चीज क्लियर। ये बाकी इसमें कोई ज़्यादा बहुत डिफरेंसेस आपको नज़र नहीं आते। एनसीईआरटी से आप लीफ का डायग्राम बनाएं, रूट का आप डायग्राम यहाँ से बोर्ड से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं जड़ों में अंतर, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है, और ये अंतर हम डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी आपको एनसीईआरटी से रीड करना है एज इट इज। और यहाँ पर हमने लीफ के भी छोटे छोटे डायग्राम बना रखे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लीफ के डायग्राम आप एज इट इज एनसीईआरटी से बनाएं, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये डायग्राम बहुत अच्छे बना रखे हैं। रूट का डायग्राम भी आप बना सकते हो यहाँ से, नहीं तो एनसीईआरटी से भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन स्टेम का 100% आपको बोर्ड का ही बनाना है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ एक बड़ी खास बात कही गई है कि मोनोकॉट और डाइकॉट की जो रूट में अंतर है, अंतर कम है, समानता ज्यादा है। बहुत सारे सेगमेंट में डाइकॉट और मोनोकॉट की जो रूट्स हैं वो समानता दर्शाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक कोश की मूल रोम यहाँ पर भी पाए जाते हैं, एक कोश की मूल रोम वो यहाँ पर भी पाए जाते हैं, दोनों में, है ना। ये मोनोकॉट रूट है, आप इतना समझते हैं। मतलब ये हो गया कि एक बीजपत्री जड़, एक बीजपत्री जड़। ठीक है, ये अब आप देख रहे हैं कि इसमें भी कभी भी इस पर क्यूटिकल नहीं पाई जाती, इस पर भी क्यूटिकल नहीं पाई जाती, दोनों पर ही क्यूटिकल नहीं है, क्योंकि इन्हें जमीन के अंदर रहना है, तो वहां पर कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसको एज सच एज इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इन्हें परमिएबल होना है, क्योंकि वाटर की एंट्री इसी जगह से पॉसिबल होती है। दोनों में जो आप कॉर्टेक्स रीजन देख रहे हैं, जड़ों में पेरिनकाइमा से बना हुआ कॉर्टेक्स होता है, इसमें डिफरेंशिएटेड कॉर्टेक्स नहीं होता कि जैसे हाइपोडर्मिस हो, मिडिल कॉर्टेक्स हो, ऐसा नहीं होता। सब कुछ एक जैसा होता है। प्राइमरी ये पेरिनकाइमेटस टिश्यू है, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, वाटर मिनरल्स का ये स्टोरेज कर सकते हैं। इसी रीजन से याद करो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट तरीके से मूवमेंट करता हुआ वाटर मिनरल्स आपकी पैसेज सेल तक पहुंचता है। ठीक है, और पैसेज सेल दोनों में ही मिलेगी आपको, मोनोकॉट में भी डाइकॉट में भी। एंडोडर्मिस में यहाँ सबसे बड़ी खास बात है कि एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन पट्टी प्रेजेंस होगी। याद करो ये कैस्पेरिन पट्टी आपके डाइकॉट में प्रेजेंस नहीं थी। ठीक है, डाइकॉट में ये प्रेजेंस नहीं थी, वहां पर क्या था, स्टार्च की सीथ मौजूद थी। तो यहाँ पर ये कैस्पेरिन स्ट्रिप है, सुबेरिन से बनी हुई है। तो एंडोडर्मिस में दो तरीके के सेल हो जाते हैं। एक वो सेल है जहां पर एक्चुअली कैस्पेरिन पट्टी नहीं है, तो वो मार्ग कोशिका कहलाती है। याद रहे, मार्ग कोशिका की जो लोकेशन होती है वो प्रोटोजाइलम के ठीक आगे होती है। देखो प्रोटोजाइलम है और ठीक आगे मार्ग कोशिका, क्योंकि वाटर की एंट्री इसी जगह से पॉसिबल होती है। इन्हीं 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल जो डाइकॉट का यूनिक कैरेक्टर है वो डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है ना। तो कैस्पेरिन एक एक साइड से चले, तो एंडोडर्मिस में दोनों में ही कैस्पेरिन स्ट्रिप है, पैसेज सेल है ना। याद करो अपने मिनरल एब्जॉर्प्शन वाले हिस्से में ये बात लिखी गई है कि प्रोटीन जो कि पैसेज सेल की मेम्ब्रेन में उपस्थित होती है वो मिनरल्स की मात्रा और मिनरल्स के प्रकार का निर्धारण करती है कि कौन कौन से मिनरल्स को हमें एब्जॉर्ब करना है और कौन कौन से मिनरल्स को हमें एब्जॉर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज है। तो कैस्पेरिन पट्टी, इसके नीचे आपको ब्लू कलर से जो लेयर नजर आ रही है वो एक्चुअली पेरिसाइकल है। कौन है, पेरिसाइकल, जिसे हम परिरंभ भी कहते हैं, क्योंकि ये स्टील रीजन आप मान सकते हो। अच्छा, पेरिसाइकल याद करो, मैंने
कहा भी है कि डाइकॉट की जो पेरिसाइकिल होती हैं वो पैरेन्काइमा की बनी होती है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर कपल ऑफ लेयर्स की बात करी है, मतलब ये एक से ज्यादा लेयर की हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ये सिंगल लेयर्ड होती है। अच्छा, ये लिविंग सेल से बनी हुई, पैरेन्काइमा से बनी हुई है, और इसीलिए डाइकॉट रूट में इस पेरिसाइकिल को हम पेरिकैम्बियम लेयर के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इससे नंबर 1 प्रोटोजाइलम के ऊपर का जो पेरिकैम्बियम का यानी कि परिरंभ का जो हिस्सा होता है वो एक्चुअली वैस्कुलर कैम्बियम निर्माण में भाग लेता है। किसमें लेता है? वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। और फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं कैस्पेरिन स्ट्रे, वो सॉरी कंजक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? कंजक्टिव टिश्यू या संयोजी योजी ऊतक। तो ये भी पैरेन्काइमा का बना है। तो पेरिसाइकिल का ये प्रोटोजाइलम का ऊपर का भाग और ये कंजक्टिव टिश्यू, ये कंजक्टिव टिश्यू, पेरिसाइकिल का ये भाग, कंजक्टिव टिश्यू, पेरिसाइकिल का ये भाग, कंजक्टिव टिश्यू, पेरिसाइकिल का ये भाग। इस तरीके से इसमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो लहरदार वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा। मतलब यहाँ पेरिकैम्बियम लेयर कहने के पीछे वजह ये है पेरिसाइकिल की कि ये वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेडियल वैस्कुलर बंडल है और रेडियल वैस्कुलर बंडल में यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंस नहीं है, यानी कि प्राइमरी कैम्बियम नहीं है। इसीलिए ये कहा जाता है, एनसीईआरटी में लिखा भी है कि जड़ों में जो वैस्कुलर कैम्बियम बनती है वो टोटली क्या होती है आपके लिए, टोटली सेकेंडरी वैस्कुलर कैम्बियम होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है। बाद में फिर क्या होता है कि ये जो मेरिस्टेम है ये फिर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि आउटर सरफेस पर ये सेकेंडरी फ्लोएम को कट करती है और लोअर सरफेस पर मैक्सिमम सेकेंडरी जाइलम को प्रोड्यूस करती है। कहा जाता है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो लोअर सरफेस पर या लोअर साइड में ज़्यादा डेवलप्ड है, 10 गुना ज़्यादा ये डिवाइड होती है, और अतः माना जाता है कि लोअर सरफेस पर ये ज़्यादा एक्टिवेटेड रहती है और मैक्सिमम सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये बात है। इसमें भी हम देखें तो यहाँ चूंकि सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ की जो पेरिसाइकिल है वो वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं करेगी। लेकिन याद रहे यहाँ पर मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल का कंसेप्ट है, मोर देन 6 वैस्कुलर रेडियल वैस्कुलर बंडल है ना। तो यहाँ 6 से ज़्यादा, तो हमने यहाँ पर 7 बनाए, आप कम से कम 7 बनाए, कम से कम 6 से तो ज़्यादा बनाए, 8 भी बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन 6 से कम कभी नहीं बना सकते। जैसे ही बनाओगे आपकी कंसेप्ट वहाँ गलत हो जाएगी। ठीक है, तो कहा जाता है कि मोर देन 6 रेडियल वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट रूट, है ना। इनमें जो प्रोटोजाइलम होते हैं और मेटाजाइलम होते हैं, ये आप देखो कि अंदर की तरफ पित्त की तरफ क्या है? मेटाजाइलम। कौन है? मेटाजाइलम। और परिधि की तरफ कौन है? प्रोटोजाइलम। तो इस पोजीशन को क्या कहोगे? एक्सार्क। क्या कहेंगे? एक्सार्क जाइलम। एक्सार्क जाइलम कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, अब इसके दूसरे हिस्से में आते हैं, वो है इसका पित्त। पित्त आप खास तौर से देखें, इस पर अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। मोनोकॉट का जो पित्त है ये कंपैरेटिवली ज्यादा डेवलप है एज कंपेयर टू डाइकॉट पित्त। डाइकॉट का पित्त यहाँ कम विकसित है मोनोकॉट के रेस्पेक्ट में। यहाँ थोड़ा सा अपोजिट मामला है। जैसे डाइकॉट के स्टेम में पित्त मोनोकॉट के रेस्पेक्ट में ज्यादा विकसित है, लेकिन मोनोकॉट की रूट में पित्त डाइकॉट के रेस्पेक्ट में ज्यादा विकसित है। तो इस तरीके से अपोजिट मामला है ना, ये चीज है ना। ऐसे याद करो, डाइकॉट में जो स्टेम के वैस्कुलर बंडल थे वो रिंग में थे, एक साइज के थे, लेकिन मैं वहाँ आपको एक्सप्लेन करना शायद भूल गया कि मोनोकॉट का जो स्टेम होता है उसमें बड़े साइज के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो केंद्र की होते हैं, मतलब सेंटर की ओर होते हैं, और छोटे वैस्कुलर बंडल उनके परिधि भाग में पाए जाते हैं। ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बना लेना, है ना। अब यहाँ से आगे की स्टडी मैं चाहता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी से ही लीफ के डायग्राम बनाएं।
लीफ के डायग्राम एनसीईआरटी ने अच्छे से दे रखे हैं, क्लियर हैं, तो आप डायग्राम वहीं से बना लें। मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, समझाता हूँ चीज़ों को जिन्हें आप वहाँ पढ़ लें, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये मैंने डाइकॉट की लीफ का एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। इसमें क्यूटिकल है ऊपर की साइड में। कौन है ये है क्यूटिकल, ठीक है। अपर और लोअर दोनों साइड में क्यूटिकल पाई जाती है ना, नीचे भी होती है। क्यूटिकल की वजह से ही यहाँ से एक्स्ट्रा वेपर्स इन सरफेस एरिया से नहीं निकलते हैं, सिर्फ ट्रांसपिरेशन या गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा रीजन से ही होता है। डाइकॉट की जो पत्ती होती है उसमें ये फिजियोलॉजी का भी पार्ट है, लोअर एपिडर्मिस पर रंध्र की संख्या ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस, ठीक है। ये बात हो गई। इसमें हम देखें तो ये आइसोबाइलेटरल लीव्स होती हैं, लगभग दोनों सरफेस पर सेम अमाउंट में वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर भी क्यूटिकल पाई जाती है, क्योंकि इन्हें सीधे डायरेक्टली टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहना पड़ता है। अब इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो है इनके मीजोफिल टिश्यू में। मीजोफिल टिश्यू यानी कि पर्णमध्योतक, पर्णमध्योतक यहाँ पर दो तरीके का है, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में है, मींस पैलिसेड खम्भ मृदुतक और स्पंजी मृदुतक। खम्भ मृदुतक अपर एपिडर्मिस की ओर होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में स्पंजी होते हैं, बड़े बड़े अंतरकोश के अवकाश पाए जाते हैं। लेकिन आपको इसमें सब पूरा का पूरा जो टिश्यू है मीजोफिल वो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है। इसे हम खम्भ नहीं कहते, इसे हम स्पॉन्जी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई, ये डिफरेंस है बेसिक। मेन एक और डिफरेंस है, इसमें पाई जाती है बुली फॉर्म सेल। कौन पाई जाती है? बुली फॉर्म सेल। याद करो, हमने ये अडेप्टेशन में आपको समझा दिया है कि खास तौर से घास की पत्ती की अपर एपिडर्मिस में बुली फॉर्म सेल होती हैं। ये पैरेन्काइमा की बनी है, पतली भित्ति है इनके ऊपर, और ये ट्रांसपिरेशन और एस्मोसिस के लिए हाईली सेंसिटिव होती है। तो ये पत्तियों के रोलिंग अनरोलिंग में हेल्प करती है। हाई टेम्परेचर है तो ये रोल हो जाती हैं, जैसे टेम्परेचर में ये एक्स्ट्रा ट्रांसपिरेशन से बच जाती हैं, यानी कि पानी की बचत कर लेती हैं, अपना प्रोटेक्शन कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन आपको बुली फॉर्म सेल डाइकॉट के केस में नजर नहीं आएगी, क्लियर। और यही चीज है, दोनों में बंडल सीथ है। अच्छा, यहाँ एक चीज और याद करो, पैरेलल वेनेशन यहाँ है, यहाँ रेटिकुलेट वेनेशन है। तो पैरेलल वेनेशन के लिए कहा गया है कि डाइकॉट की जो पत्ती होती है उसका जो मिड रिब होता है, मध्य सिरा होता है, उसमें बड़े साइज का वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, जबकि जो वैनलेट होती है, सिराकाएं होती हैं, उनमें वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि मोनोकॉट के केस में क्या होता है, मोनोकॉट की पत्ती में हर सिरा के अंदर वैस्कुलर बंडल होता है, उसकी इंडिविजुअल अपनी खुद की वैस्कुलर सप्लाई होती है। इसीलिए अपन मोनोकॉट की जो पत्ती है उसे ऐसे फाड़ सकते हैं, मतलब उसे कट कर सकते हैं अपर टू लोअर साइड में। लेकिन आप डाइकॉट की कोई पत्ती लो, जैसे बरगद है, सरसों है, आप उसे ऐसे कट नहीं कर सकते यूनिफॉर्मली फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप घास है, बांस है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इन्हें कट कर सकते हो। इनका मतलब ही यही है कि इनमें पैरेलल वेनेशन है और सब में अपना खुद का वैस्कुलर बंडल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बीच वाला सिरा होता है वो चौड़ा होता है, उसमें बड़ा वैस्कुलर बंडल है, जबकि जो लेटरल साइड में है अन्य, उनमें सिराओं में छोटे होते हैं, समान साइज के होते हैं, एक जैसे होते हैं, वैस्कुलर बंडल की प्रेजेंस पाई जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये है कहीं ना कहीं लीव्स की इंटरनल स्ट्रक्चर। हम लोग स्टडी करें तो समझ में आ जाएगा। तो ये हमने आपको बस जो टिश्यू सिस्टम था उसको एक बार समझ लें और फिर इसके साथ में डायग्राम समझें, तो आपको 100% ये बातें समझ में आ जाएगी, क्योंकि इनकी हिंट या इनकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको जब टिश्यू सिस्टम पढ़ा है तब भी हमने एक्सप्लेनेशन दी है। क्लियर? अब यहाँ से जो आगे की स्टडी है वो है सेकेंडरी ग्रोथ। क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ। हमने डाइकॉट के रूट में अभी अभी सेकेंडरी ग्रोथ पर बात करी है, समझा है चीज को, और ये चीज है। क्लियर? हम आगे और सेकेंडरी ग्रोथ पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।